माँ, इस बार तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है यहाँ शहर में। ऊपर से इतना प्रदूषण है कि दिमाग खराब हो गया है। ऐसा करती हूँ कि मैं राधिका के ससुराल चली जाती हूँ। उसका ससुराल गांव में है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं। इतना प्रदूषण भी नहीं है। ठीक है निधि, ठीक है, लेकिन याद रखना, वो तेरी सौतेली बहन है। सौतेली बहन। और सौतेली बहन कभी अपनी सगी नहीं होती। चिंता मत करो माँ। खैर, निधि तैयार होकर शाम तक अपनी सौतेली बहन राधिका के ससुराल पहुंच गई। उसे देखकर राधिका बहुत खुश हुई। उसके सास ससुर पति विक्रम सब बहुत खुश हुए। अरे निधि, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे मिलने यहाँ चली आई। अरे, आपसे मिलने कौन आया है? मैं तो अपने जीजू से मिलने आई हूँ। और वैसे अपना चेहरा देखिए, आप तो दिन ब दिन और भी काली होती जा रही हो। अब यहीं खड़ी खड़ी बात करती रहोगी या अंदर भी आओगी? आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए ठंडा ठंडा शरबत और ठंडी ठंडी खीर बनाकर लाती हूँ। वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है। राधिका सबके लिए नाश्ता बनाकर लाई। सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी उसकी सास बोली, क्या बात है बहू, तू शरबत बहुत अच्छा बनाती है। पूरे गांव में गर्मी की वजह से सबकी हालत खराब है, लेकिन राधिका बहू हमें रोज रोज ऐसा ही शरबत बनाकर पिलाती है, जिससे हमें कोई बीमारी नहीं हो। सही बात है, बहू के हाथ में तो जादू है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए ऐसी बहू पाकर। अब भगवान ने इन्हें खूबसूरती तो दी नहीं, तो कम से कम शरबत बनाना ही सीख लिया। मैं अगर इस गर्मी में एक हफ्ते भी धूप में खड़ी रहूं, फिर भी मैं दीदी जितनी काली नहीं होंगी। देखो निधि, तुम बहुत गोरी हो, ये अच्छी बात है, लेकिन रंग को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अरे रहने दीजिए ना, वो मेरी बहन है, मुझे कुछ भी कह सकती है। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। रात में राधिका ने सबके लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद, भाभी, खाना तो खा लिया, अब अपने हाथ का ठंडा ठंडा शरबत नहीं पिलाओगी? निधि ने बिल्कुल सही कहा। तेरे हाथ का शरबत पी लेंगे तो रात भर ठंडक बनी रहेगी बहू। आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। राधिका रसोई घर में जाकर सबके लिए शरबत बनाने लगी। जैसे ही शरबत बनकर तैयार हो गया, वैसे ही उसके पीछे निधि आ गई। दीदी, ये लो, माँ का फोन है। अरे, माँ का फोन है क्या? लाओ बात करती हूँ। हेलो माँ, कैसी हो आप भी निधि के साथ आ जाती तो बहुत अच्छा होता। राधिका अपनी सौतेली माँ से बात करने लगी। इस बात का फायदा उठाकर निधि ने चुपके से उस शरबत में ढेर सारा काला नमक डाल दिया। अब देखना, पहली बार दीदी की तारीफ नहीं, बदनामी होने वाली है। इतने में राधिका ने फोन कट कर दिया। ये लो निधि, अपना फोन। चलो अब चलते हैं शरबत बाहर लेकर। निधि और राधिका शरबत लेकर बाहर आई। सबने जैसे ही शरबत पिया, वैसे ही वो सब हैरान रह गए। राधिका, ये क्या किया तुमने? शरबत मीठे की जगह नमकीन लग रहा है। अब आएगा मजा। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना, इसलिए मैंने इसमें चीनी भी डाली है और नमक भी। आप लोगों ने सुना ही होगा कि नमक और चीनी का घोल मिलाकर पीने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया था। क्या बात है बहू, मान गई तुझे। जब तक तू हमारे साथ रहेगी, हमें डॉक्टर का चेहरा देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। तुझे तो हर बारे में नॉलेज है। ऐसी बहू हर किसी को मिलनी चाहिए। निधि, तुम भी दीदी से कुछ नुस्खे सीख लो, तुम्हारी शादी के बाद काम आएंगे। निधि का दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया था, इसीलिए वो मन ही मन गुस्सा होने लगी। ये सब क्या हो गया? राधिका को डांटने की जगह ये लोग उसकी तारीफ करने में लगे हैं। ये राधिका बड़ी चालाक है, इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी। रात में निधि ने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। तेरे ससुराल वालों का कहना है कि राधिका के शरबत की वजह से उन्हें कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उसके ही शरबत की वजह से उसके ससुराल वालों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं माँ। कल थोड़ा सा टाइम निकाल कर तू मुझसे मिल। मैं तुझे एक जड़ी बूटी देती हूँ, बस राधिका के शरबत में मिला देना। अगले दिन सबके सब अस्पताल में दिखेंगे। अब आएगा मजा।
आज रात का शरबत पीकर राधिका के ससुराल वाले अस्पताल चले जाएंगे और राधिका के लिए भक्ति खत्म हो जाएगी सबकी। ये सारी बातें राधिका की सास ने चुपके से सुन ली। दोनों माँ बेटी मिलकर हमारी बहू के लिए हमारे दिल में जहर घोलना चाहती है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद निधि कोई बहाना बनाकर अपनी माँ से मिलने के लिए निकल गई। उसके बाद राधिका के सास ने विक्रम और अपने पति को अकेले में बुलाया और सारी बात उन लोगों को बता दी। ये बात राधिका को पता नहीं चलना चाहिए, ध्यान रहे। सब पहले से ही एक एक गिलास शरबत टेबल के नीचे रख लेंगे। जब बहू हमें शरबत देगी तो चुपके से बहू वाला शरबत नीचे रख देंगे और टेबल के नीचे से पहले से रखा शरबत ऊपर रख लेंगे और वही पी लेंगे सबके सामने। अभी तक हर एक चीज मजाक में ले रहा था, उसका बचपना समझ रहा था, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। इस बार उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाम तक निधि वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ गई। शाम को खाना खाने के बाद जैसे ही राधिका ने शरबत बना दिया, वैसे ही किसी बहाने उसने राधिका को बाहर भेज दिया और वो जड़ी बूटी शरबत में मिला दी। इधर निधि ने भी पहले से ही अलग से शरबत का गिलास बनाकर टेबल के नीचे रख लिया था। तभी राधिका शरबत लेकर आई। ये लीजिए आज सबका शरबत। राधिका ने सबके गिलास में शरबत डाल दिया। निधि ने बड़ी चालाकी से अपना शरबत टेबल के नीचे रख दिया और टेबल के नीचे वाला शरबत टेबल के ऊपर रख दिया। तभी अरे बहू, छत पर मेरी साड़ी पड़ी होगी, जल्दी से उठा ला, मैं भूल गई। और निधि बेटा जरा तू मेरे कमरे में चली जा, मेरा चश्मा रखा होगा, उठा ला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी आंटी जी, अभी लाई। राधिका छत पर चली गई और निधि उसकी सास के कमरे में। इस बात का फायदा उठाकर राधिका की सास ने अपने गिलास का शरबत निधि के गिलास में डाल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों आ गई और सबने अपना शरबत पी लिया। रात में अचानक निधि की सांस फूलने लगी, उसे घबराहट होने लगी, उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। अरे अरे कोई जल्दी मेरे पास आओ। राधिका दीदी, जीजू, जल्दी आओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब लोग निधि के पास आ गए। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अचानक क्या हो गया इसे? इसकी तो आंखें बाहर आ रही है। विक्रम जी, जल्दी से इसे अस्पताल चलना होगा। हाँ हाँ। रात में निधि को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया और ग्लूकोज की बोतल टांग दी। इनके ब्लड में कोई केमिकल पाया गया है जिससे इनका शरीर का सारा खून लगभग खत्म होने की कगार पर है। जल्दी से इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। आप में से किसी का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मेरा बी पॉजिटिव है। जल्दी से मेरा खून मेरी बहन को चढ़ा दीजिए और उसे ठीक कर दीजिए। निधि ने ये सब कुछ बेड पर लेटे हुए ही सुन लिया था। खैर, डॉक्टर ने राधिका का खून निधि को चढ़ाया और 2 दिन बाद वो ठीक होकर घर आ गई। खबर मिलते ही उसकी माँ भी वहां आ गई। ये सब कैसे हो गया मेरी बच्ची? ये आप पूछ रही हो समधन जी? आप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए और आप उसे उल्टा पाठ पढ़ा रही थी। मैंने आप दोनों की सारी बातें उस दिन सुन ली थी। जड़ी बूटी मिलाकर आप दोनों राधिका को बदनाम करना चाहती थी ना। वो शरबत हम में से किसी ने नहीं पिया, पर आपकी बेटी ने पी लिया और सारा दाव उल्टा पड़ गया। जिस सौतेली बहन से तुम जलती थी, उसी की वजह से आज तुम जिंदा हो। उसी ने तुम्हें अपना खून दिया है। दीदी, मुझे माफ कर दो। बचपन से ही मेरे अंदर मेरी माँ ने आपके खिलाफ नेगेटिविटी भर दी थी, तो मुझे भी लगने लगा कि सौतेली बहन दुश्मन होती है। पर आपने मुझे कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया। आज आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ। उस दिन के बाद निधि ने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया और अपनी बहन राधिका के साथ ही खुशी खुशी रहने लगी। सास अपने बेटे की शादी करवाकर बहू घर लाती है और उसे रसोई में काम करने की जिम्मेदारी देती है। इस किचन में तो एक भी खिड़की नहीं है, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी। अरे, माँ बाप को तो पता ही है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को नहीं पता कि मुझे गर्मी से बहुत एलर्जी है। अब मैं उनसे खिड़की लगाने के लिए तो कह नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है।
बहू गैस जलाकर खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में किचन के अंदर बहुत तेज तपन होने लगती है। उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अरे बाप रे! ऐसा लग रहा है इस किचन में अंगारे उबल रहे हैं। अगर मैं किचन से बाहर गई तो ससुराल वालों को बुरा लगेगा। ऐसा करती हूँ, अपने सारे कपड़े उतार देती हूँ। वो बिना सोचे समझे सारे कपड़े उतार देती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इस दृश्य को देखकर सास ससुर और पति हैरान रह जाते हैं और शर्मिंदगी के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये बहू, ये क्या कर रही हो? रसोई में ऐसे कपड़े उतारकर काम कौन करता है? राजेश, तू यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? अपने बाप को लेकर कमरे में जा। मैं बहू से बात करती हूँ। ठीक है माँ, चलो पिताजी। बोल बहू, ये क्या बदतमीजी की तूने? सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने कपड़े उतार दिए। वैसे भी इससे खाना जल्दी बनता है। गर्मी तो हम सबको लगती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने कपड़े उतार कर बैठ जाएं। जल्दी से कपड़े पहन और खाना बना। आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। बहू कपड़े पहन लेती है और खाना बनाने लगती है। जब उसकी सास अपने कमरे में चली जाती है, तब वो फिर से कपड़े उतार कर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद झट से कपड़े फिर से पहन लेती है। सासू माँ, खाना बन गया। सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आज जो तुमने बेशर्मी की है ना, वो दोबारा कभी मत करना। अगले दिन गांव की कुछ महिलाएं जब बहू से मिलने आती हैं। बहू, जा सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर दे, जल्दी से। ठीक है सासू माँ। बहू किचन में जाकर गैस जलाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे फिर से गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतार देती है। उसे कपड़े उतारते हुए गांव की महिलाएं देख लेती हैं। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। ऐसी बेशरम बहू तो हमने पहली बार देखी है। ये बहू तो पूरे गांव की बदनामी करा के रहेगी। तू अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं? कोई ऐसी बेशर्मों की तरह अपने कपड़े उतारकर खाना बनाने लगता है क्या? हमें यहाँ रुकना ही नहीं। बेशर्मों के घर में 2 मिनट भी अगर हम लोग रुके तो हम भी बेशरम बन जाएंगे। चलो ललिता। ताने मारकर सभी महिलाएं चली जाती हैं, बिना नाश्ता किए। बहू, कल मैंने तुझे मना किया था ना, आज फिर से वही बेशर्मी शुरू हो गई। मुझे तो लगता है तू साइको है। इसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है गर्मी का। तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले अपने मायके जा और गर्मी की समस्या हल करके आ। सास ससुर और पति मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब इस बहू को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बहू अपनी आदत नहीं छोड़ती तो आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बहू गांव की सड़कों पर भटकने लगती है और भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसमें मेरी क्या गलती है? इसी वजह से तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी। अब अगर मैं अपनी मायके जाती हूँ तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। मैं अपनी जिंदगी यही सड़कों पर गुजार दूंगी। बहू इधर उधर जाकर भीख मांगने लगती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाना मिल सकता है क्या बाबूजी? पहली बार कोई भिखारी पैसों की जगह खाना मांग रहा है, इसे खिला देता हूँ। ये लो, मुझे भूख नहीं है, तुम मेरा खाना खा लो। आपका तहे दिल से धन्यवाद बाबूजी। खाना खाने के बाद वो फिर से इधर उधर भटकने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर जाए कहाँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने ज्यादा खाना खा लिया है। अब मुझे कहीं शौच के लिए जाना पड़ेगा। सड़क पर उसे एक बोतल दिखाई देती है, जिसे वो उठा लेती है और उसमें सरकारी नल से पानी भर के थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में शौच करने लगती है। लेकिन वहां भी उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और वहां भी वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वहां मौजूद लोग जो शौच कर रहे होते हैं,
उसे देखकर घबरा जाते हैं और शर्मिंदा होकर भाग जाते हैं। अरे भागो यहाँ से, इस बेशरम औरत को देखो, खेतों के अंदर कपड़े उतार रही है, चलो यहाँ से। तो इस तरह हर कोई उसे देखकर अजीब तरीके से देखता है और चर्चा करने लगता है। बहू को एहसास होता है कि वो सबके लिए मजाक बन चुकी है। अरे ये तो वही बेशर्म बहू है, देखो इसे, इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल में अब खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी सास की हो गई। राजेश की माँ किचन में खाना बना रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो वहीं बेहोश हो गईं। माँ क्या हुआ? पिताजी लगता है माँ बेहोश हो गई हैं। एक तो गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से पानी डालता हूँ, आप तब तक डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। राजेश अपनी माँ के चेहरे पर पानी डालता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। वो जब इंजेक्शन लगाते हैं तब उसकी माँ को होश आता है। डॉक्टर उनके घर को अच्छी तरह से देखता है। हर साल टेम्परेचर कुछ न कुछ पहले से ज्यादा हो जाता है, और आपकी रसोई घर में तो वेंटिलेशन का कोई रास्ता ही नहीं है। इस गर्मी में या तो खुले में खाना बनाइए, या फिर अपनी किचन में खिड़की या हवा आने जाने का कोई साधन बनाइए। खैर, दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसकी सास बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ पाती है और बोलती है, बेटा, पहले तो मैं मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती थी, लेकिन तेरी नौकरी लग गई, फिर हमने घर बनवाया और उसके बाद ही तेरी शादी कर दी। इस किचन में मैं पहली बार गई हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहू बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी। उसे गर्मी लगती थी तो वो कपड़े उतार देती थी, लेकिन किसी तरह खाना जरूर बनाती थी। पता नहीं कैसे उसने झेला होगा। बेटा, जल्दी से उसके मायके जा और बहू को वापस लेकर आ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राजेश को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और वो उसके मायके चला जाता है। लेकिन मायके में वो गई ही नहीं थी, इसलिए वो वापस आ जाता है और सड़कों पर भटकने लगता है। अगर ये अपने मायके नहीं गई तो इतने दिनों तक कहाँ रही होगी बेचारी। वहीं दूसरी तरफ बहू को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि उसकी आदतों के कारण ही उसकी ऐसी हालत हो गई है। वो अपने किए पर पछताने लगती है और सोचती है कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए, ताकि वो फिर से अपने घर वालों के साथ रह सके। यही सब सोचते सोचते वो भटक रही थी, तभी राजेश उसे देख लेता है। अच्छा हुआ मिल गई। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, मैं तुम्हारे मायके गया था, वहां पर भी तुम नहीं मिली। मेरे कपड़े उतारने की बुरी आदत की वजह से आप लोगों की बेइज्जती हो रही थी। मेरे मायके वाले पूछते तो मैं उन्हें क्या बताती। इसलिए मैं यहाँ सड़कों पर भीख मांग के अपना गुजारा कर रही हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे अपनी आदत सुधार लूंगी। मैं समझ गई हूँ कि ये बहुत गंदी आदत है। तुम सबसे पहले मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। राजेश उसे वापस घर ले आता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ बीती हुई सारी बात बताता है। बहू, हमने तुझे घर से तो निकाल दिया, लेकिन तेरे कपड़े उतारने के पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं की। जब खुद पर बीती तो मुझे पता चला कि गर्मी बहुत हो रही है और किचन में एक खिड़की तक नहीं है। सासू माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर कपड़े नहीं उतारूंगी। इससे मेरी हर जगह बेइज्जती हो रही है। अब मुझे समझ में आया। अगले ही दिन राजेश अपने किचन में एक बड़ी सी खिड़की और एग्जॉस्ट फैन लगवा देता है और बहू की भी कपड़े उतारने की आदत अब खत्म हो चुकी है।